हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मोशन इन अ प्लेन स्टडी करने जा रहे हैं। मोशन इन अ प्लेन से पहले आप लोगों ने वेक्टर का स्टडी कर लिया है, आप लोगों ने मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर लिया है। अब मोशन इन अ प्लेन की जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि आखिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन के स्टडी में डिफरेंसेस क्या है। जब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे तो पार्टिकल का मोशन आइदर एक्स एक्सिस के अलोंग था या वाई एक्सिस के अलोंग था या तो जेड एक्सिस के अलोंग था, और ये तीनों में से कोई एक्सिस नहीं था तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग था, और वह स्ट्रेट लाइन स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जब मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो सीधी सी बात कहें कि मोशन नॉट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो मोशन अलोंग द कर्व लाइन टू डायमेंशनल मोशन है। लेकिन मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन या तो एक्स वाई होता है या तो वाई जेड होता है या तो एक्स जेड होता है, जैसा कि वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो प्लेन की जब हम बात करेंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ बात नहीं करते हैं, या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा या तो वाई जेड होगा या तो एक्स जेड होगा। बहुत सारा फॉर्मूला जो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में हमने स्टडी किया था, सेम फॉर्मूला यहाँ भी वैलिड है और यूजफुल है। फर्क क्या है कि वहाँ पर वे ऑफ राइटिंग हमारा ऐसे होता था कि एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता, स्ट्रेट लाइन का एक कांस्टेंट डायरेक्शन होता था, तो उसमें हमें वेक्टर साइन यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता था। बट यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर साइन का यूज करना ज़्यादा ही आवश्यक है, क्योंकि वेक्टर साइन के यूज करने से ही आपको आई जे, जे के, आई के ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जो मोशन इन अ प्लेन का रिप्रेजेंटेशन है। फिर से मेरी बात को आप सुने, वेक्टर में जब पढ़ते थे आई जे मतलब एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, जे और के वाई और जेड को रिप्रेजेंट करता था, एक्स और जेड उसके लिए आई एंड के। तो इस तरीके से दो का कॉम्बिनेशन कहीं भी लेंगे तो अब वेक्टर फॉर्म में आएगा और मोशन इन अ प्लेन होगा। अब आगे कुछ फार्मूला जो बोर्ड पर लिखा हुआ है सारे स्टूडेंट को पहले से ही पता है, सिर्फ रिपीट करना हमारा एक मकसद है, और उसके बाद इसी का एप्लीकेशन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में कैसे करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से अलग बातें यहाँ पर क्या होगा, ये सारी बात हम धीरे धीरे समझेंगे। अब पहला हेडिंग पोजीशन वेक्टर, सारे लोग इससे वाकिफ हैं। पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के भी लिखते थे, बट जेड हमने नहीं लिखा है, क्यों? तो यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं, तो मोशन इन अ प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर किस प्लेन में लिखा गया है? एक्स वाई प्लेन में हमने लिखा है। अगर यहाँ पर जे और के रहता था, सोच लीजिए उसी तरीके से वाई जेड प्लेन में होता। अगर यहाँ पर आई और के रहता था एक्स जेड प्लेन में। अब यहां से देखिए ये पोजीशन वेक्टर है और ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर है, तो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे चेंज इन पोजीशन वेक्टर के लिए हमने यूज किया है, और ये पोजीशन वेक्टर के लिए वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर भी पहले भी आप पढ़े थे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। जब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे तो यहाँ पर वेक्टर साइन हमने यूज नहीं किया होगा, वह यहाँ पर हो सकता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई या ऐसा कुछ हमने लिखा होगा। बट जब मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसको वेक्टर साइन के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना होगा, और वेक्टर के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया। कोई नया बात आपने नहीं पढ़ा है, सिर्फ बातें यही हुआ कि वहाँ वेक्टर का साइन यूज नहीं करते थे, यहाँ पर वेक्टर का साइन हमने यूज कर लिया है। चलिए आगे बढ़े आप। डेल्टा आर या डी आर
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद कीजिए चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू ds/dt। हमने आपको वहां भी समझाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों एक ही फैक्ट है, ठीक। एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी उसी तरह का सेम फैक्ट है। वहां पर आपने डेल्टा v बाई डेल्टा टी या dv/dt पढ़ा था, यहाँ पर फर्क क्या आएगा, वेक्टर साइन लगा देंगे, तो यहाँ भी वेक्टर साइन हो जाएगा, यहाँ भी वेक्टर साइन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़े हम लोग। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वहां भी पढ़े थे, बट वहां पर वेक्टर साइन हम लोग यूज नहीं करते थे, यहाँ पर वेक्टर साइन नहीं यूज करते। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है, तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं डेल्टा r बाई डेल्टा t। इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन 1D मोशन में हमने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए कि एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल 2D मोशन आई मीन मोशन इन ए प्लेन में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एक न्यू टर्म आपके लिए मिल रहा है जो पहले हमने आपको गाइड नहीं किया था, तो ये दोनों टर्म आपके लिए न्यू है, बट देखिए कितना छोटा सा बात है, इतने छोटे से बात को दिमाग में रखना है आपको। न्यूमेरिकल में यही सब बहुत बड़ा बात बन जाता है, यही छोटा छोटा डेफिनेशन जब न्यूमेरिकल में यूज होता है तो ये लगता है कि जैसे बहुत बड़ा बात है, तो इन बातों पर आप कंसंट्रेट कीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी EOT, ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ होता है, और जब पाथ की बात करते हैं तो पार्टिकल अगर कर्व लाइन पर चल रहा है तो x y चेंज कर रहा होगा, y z चेंज कर रहा होगा, x z चेंज कर रहा होगा, हो सकता है तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा। लेकिन मोशन इन अ प्लेन की बात जब करते हैं तो दो ही कोई चेंज करता होगा, या तो x y या तो y z या तो x z। तो ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ होता है, और पाथ का रिप्रेजेंटेशन में या तो x y सोचिए, या तो y z सोचिए, या तो x z। ये उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट होता है, जो वेक्टर से आप समझते हैं। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को एक लाइन में डिफाइन क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। क्या हमने लिखा है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, x y z इन तीनों कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स करते हैं। मोशन इन ए प्लेन में दो ही कोऑर्डिनेट लेते हैं, बट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ऑल द कोऑर्डिनेट्स आता है x y z, और स्पेस कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और स्पेस कोऑर्डिनेट्स x y z। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ टाइम t, टाइम t को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए, टाइम t को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो x y के बीच, y z के बीच, x z के बीच जो रिलेशन होगा वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट को रिपीट किया है या नया बात हमने यहाँ पर सीखा है, सभी को न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के हेल्प से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल फर्स्ट, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन XY प्लेन इज डिस्क्राइब्ड एज x equal to at and y equal to vt, where x and y are constants। इस प्रॉब्लम में पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम जैसे जैसे चेंज करेगा x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, और जैसे जैसे यहाँ टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे y कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग आपसे पूछा जा सकता था, मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया है। फाइंड पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का सॉल्यूशन क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj। पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ati प्लस btj। फर्स्ट का आंसर यही हो गया। सेकेंड क्या आपसे पूछा है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, dr/dt।
अब बारी बारी से डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो a dt बाई डी टी वेक्टर आई प्लस b dt बाई डी टी वेक्टर j। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, वेक्टर v इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। थर्ड पार्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी होता है, उसी को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप लोग यूज करेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव एक एक लाइन का है। ये सब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पढ़ने में जितना वक्त आपको लगता है सॉल्यूशन में कहीं कोई वक्त नहीं लगेगा। फोर्थ नंबर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हमने बताया था एक्स और वाई के बीच का रिलेशन चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू ए टी है, y इक्वल टू बी टी है, और हमने क्या कहा था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, टाइम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से t का वैल्यू आप x y a लिख सकते हैं, और यहाँ से t का वैल्यू y अपॉन b लिख सकते हैं। दोनों को आप इक्वेट अगर कर दें तो x y का रिलेशन मिल चुका होगा। x y a इक्वल टू y y b, that implies y equal to by a into x। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिस्क्राइब्ड एज x इक्वल टू ए टी एंड y इक्वल टू बी टी स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। आप देखें तो लगेगा कि जैसे न्यूमेरिकल का राइटिंग पैटर्न सेम है एज इन एग्जाम्पल 4, बिल्कुल सेम है, केवल थोड़ा सा चेंज हुआ है इक्वेशन। ये बार बार इक्वेशन बदला जा सकता है। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, जैसे वहां पर 4 ऑब्जेक्टिव को एक साथ हमने कलेक्ट किया था, वैसे ही 3 ऑब्जेक्टिव को एक साथ हमने कलेक्ट किया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन वेक्टर, प्लॉट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड जब पूछा है तो सबसे पहली बात कि आपको पोजीशन वेक्टर लिखना चाहिए। पोजीशन वेक्टर जब आप लिखेंगे तो a t i प्लस b t स्क्वायर वेक्टर j, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में रिलेशन आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर t इक्वल टू 0 पर आप क्या लिखेंगे, एट t इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यहां भी 0 पुट कर दीजिए, यहां भी 0 पुट कर दीजिए, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 है। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितने सेकंड पर कहा है, 2 सेकंड पर। तो t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो r2 इज इक्वल टू a इंटू 2 वेक्टर i प्लस b इंटू 2 स्क्वायर वेक्टर j। अब यहां पर 2a वेक्टर i प्लस 4b वेक्टर j, देखिए तो R2 आपका निकला है। तो R1 कैलकुलेट कर लिया, R2 कैलकुलेट कर लिया। आपको कैलकुलेट क्या करना था सेकंड पार्ट में, सेकंड या फर्स्ट पार्ट ही पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू 2ai प्लस 4bj। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइए हम आंसर करें। सेकेंड में क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। मतलब कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना है, 2 टाइम्स। तो वेलोसिटी इक्वल टू डी आर वाई डी टी। डी आर वाई डी टी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो a इंटू 1 वेक्टर i
और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा वेक्टर जे। तो वेक्टर v इक्वल टू ai प्लस 2bt वेक्टर जे। अब हमें अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता तो हमारा हो चुका था, लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वेक्टर a इक्वल टू dv बाई dt। फिर से इसको आप डिफरेंशिएट करें, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन 0 2b dt बाई dt। तो वेक्टर a इक्वल टू 2b और यहाँ पर वेक्टर j रह जाएगा 2b वेक्टर j हो गया। ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, प्लॉट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के प्लॉटिंग के लिए हमने आपको क्या समझाया था, थर्ड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलिए बोर्ड पर लिखा हुआ प्रॉब्लम तो हमने मिटा दिया है, आप देख लीजिए ax का वैल्यू क्या दिया हुआ था a इंटू 3 है ना, और y का वैल्यू b इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, एक से t का वैल्यू निकाला था और दूसरे से इक्वेट किया था। तो यहाँ पर t का वैल्यू आप क्या लिखेंगे x y a, और इसमें अगर पुटअप कर देते हैं तो y इक्वल टू बी और t के जगह पर x y a। हमने क्या किया, t का ये वैल्यू इसमें पुट कर दिया, y इक्वल टू बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं पूछा गया था, आपसे कहा गया प्लॉट द ट्रैजेक्टरी। लेकिन ट्रैजेक्टरी का प्लॉटिंग तभी करेंगे, ग्राफ तभी बना पाएंगे जब आपको पता होगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसा है, उसका इक्वेशन क्या है। इक्वेशन जब तक पता नहीं होगा उस ट्रैजेक्टरी को आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने ऑब्टेन कर लिया है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑब्टेन कर लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट प्लानिंग क्या होना चाहिए, प्लॉटिंग का। तो प्लॉटिंग के लिए x पर पावर 2 है और y पर पावर 1 है। आप समझ रहे होंगे कि ये पैराबोला है, और जिस पैराबोला का ये इक्वेशन है, यहाँ पर x अगर 0 पुट करें तो y भी 0 आता है। इसका मतलब ये वर्टेक्स ऑरिजिन पर होगा। वर्टेक्स कहाँ पर होगा, ऑरिजिन पर होगा। जिस पर पावर 1 होता है पैराबोला का एक्सिस बनता है, तो y पर पावर 1 है, y जो है पैराबोला का एक्सिस बनेगा। ये ऑरिजिन से पास करता हुआ, ये ऑरिजिन से पास करता हुआ ये पैराबोला का है। एग्जाम्पल 3, a particle moving in xy plane is described by the position vector r equal to a sin omega ti plus b cos omega tj, where a and omega are constants। अब देखिए एग्जाम्पल 3 लग तो ऐसा रहा होगा कि ये 2 से अलग है, बट आप सोचेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाँ तो मैं क्या कर रहा था, ये इक्वेशन आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे एग्जाम्पल 2 और 3 अलग है, बट दोनों ही एग्जाम्पल सिमिलर है। फर्क क्या है, वहां पर x और y दिया हुआ था, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर में ये x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली बातें यहाँ भी दिया हुआ है, a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t। बट यहाँ पर अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, वहां पर क्या करते थे, एक से t का वैल्यू निकालते थे, दूसरे में पुट कर देते थे। यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, यहाँ से t निकालकर आप यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ओमेगा t साथ साथ चलने वाला टर्म है। जब तक साइन के अंदर है ये तब तक साथ साथ है। यहाँ भी ओमेगा t जब तक कॉस के अंदर है ये साथ साथ है, इसको इससे अलग हम नहीं कर सकते। तो फिर इसको अलग कर ही नहीं सकते हैं, तो t का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो फिर x y के बीच का रिलेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो x और y के बीच रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास तरकीब ये होगा कि हम साइन ओमेगा t का वैल्यू कैलकुलेट कर लें ax y a, एंड कॉस ओमेगा t का वैल्यू कैलकुलेट कर लें
y/a, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। इसलिए कि आप लोग 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, देन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ छूटा है क्या आप देख लीजिए, तो यहाँ पर b था ना, cos ओमेगा टी y/b, तो और करेक्शन कहा जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y/b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हो गया। और जितने स्टूडेंट ग्राफ स्टडी किए होंगे उसमें एलिप्स का इक्वेशन हमने बताया था। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑब्टेन हो चुका है। अब इसका प्लॉटिंग करने के लिए कहा है, तो पैराबोला का प्लॉटिंग, एलिप्स का प्लॉटिंग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का प्लॉटिंग, ये सारे कुछ आप लोग सीख चुके हैं। इसका प्लॉटिंग इस तरीके से आप करेंगे, ये एलिप्स हो गया, ये आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हमने ये कंसीडर कर लिया है, इसमें हमने ये मान लिया है कि ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है, ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है। ए का वैल्यू बी से ग्रेटर होने पर ये एलिप्स हो गया। अगर ए का वैल्यू लेस देन बी रहता तब एलिप्स ऐसे होता। देखिए कि ये सब डिस्कशन पहले से पढ़ चुके हैं या नहीं। जो स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं और अगर ये ग्राफ का डिस्कशन ये सब नहीं पढ़े हैं तो समझने में परेशानी आ रहा होगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। एग्जाम्पल 4 आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। 2 और 3 के पैटर्न पर 4 नंबर है। x and y coordinates of the particle moving in xy plane is described as, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। इक्वेशन बदल गया है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। यहाँ से आप t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये t का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। Where a, b and c are constants, plot equation of trajectory। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को प्लॉट करने से पहले आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब उसको कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन आएगा, उसके बाद प्लॉटिंग करेंगे। आंसर हमने लिख दिया है, बाकी जब होमवर्क है तो ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे तो लगेगा सॉल्यूशन ही हो चुका है, जबकि 20% सॉल्यूशन तो हमने आपको समझा ही दिया है, बाकी कैलकुलेशन आपके लिए रह गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है क्या? इस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पर को पॉइंट से 3i + 4j मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मोशन स्टार्ट करता है और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन -10j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है उसका x और y कंपोनेंट है। ये इनिशियल वेलोसिटी का x-y कंपोनेंट है और ये एक्सेलरेशन का ओनली y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट नहीं है। आपसे पूछा गया है फाइंड पोजीशन वेक्टर। सबसे पहली बात आप क्या करें, इस तरह के प्रॉब्लम में जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा को आप लिखें। गिवन डेटा एक बार आप x एक्सिस के लॉन्ग लिख लें और एक बार y एक्सिस के लॉन्ग। x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का x कंपोनेंट दिया हुआ है, x कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन का केवल y कंपोनेंट है, मतलब x कंपोनेंट क्या है? 0 है। ax कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0। y एक्सिस की अगर बात करें तब uy कितना दे रखा है? 4 मीटर पर सेकेंड और y कंपोनेंट का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड।
अब एक्सिस वाइज एनालिसिस करने से हमें क्या फायदा मिला, तो इक्वेशन को हम एक्सिस वाइज लिखें। अब आप यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। देखिए इस इक्वेशन में आप लोग को कोई परेशानी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते थे, ये 1D मोशन की तरह ट्रीट हो रहा है। वन डायमेंशनल मोशन में क्या करते थे, एक्स एक्सिस सोचते थे या तो वाई एक्सिस, दोनों में से कोई एक ही। यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, जिस समय एक्स सोचेंगे वाई नहीं, जिसमें वाई सोचेंगे उस समय एक्स नहीं। टाइम को एक्स और वाई से कोई मतलब नहीं होता है, टाइम एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए टाइम टी एक्स एक्सिस पर भी वही होगा और वाई एक्सिस पर भी वही होगा। चूंकि पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है, पार्टिकल सिंगल है, पार्टिकल अलग अलग नहीं है, इसलिए टाइम का वैल्यू दोनों में वही होगा। यू एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू टी प्लस 0, ए एक्स का वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर, आई मीन 3t, तो एक्स इक्वल टू 3t हो गया। वाई का वैल्यू आप क्या करेंगे, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और 4 इंटू टी, और ए वाई का वैल्यू कितना दे रखा है -10, तो -10/2 इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखेंगे, जब x और y कोऑर्डिनेट पता हो गया तो पोजीशन वेक्टर का आंसर यही हो जाएगा ना, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, और एक्स आई प्लस वाई जे हो गया मतलब 3ti प्लस 4t माइनस 5t स्क्वायर वेक्टर जी। अब यहां से पोजीशन वेक्टर जब फाइंड आउट हो चुका है तो अब क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वेक्टर v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो 3 dt बाई डी टी वेक्टर i प्लस 4 dt बाई डी टी माइनस 5 2t वेक्टर j। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी थर्ड में है, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे थर्ड में क्या है, यह प्रॉब्लम नोट कर ही चुके होंगे। यहां से देखिए तो वेक्टर v इक्वल टू 3i प्लस 4 माइनस 10t वेक्टर g। अब यहां से वेलोसिटी वेक्टर भी कैलकुलेटेड हो गया, ये आंसर टू पार्ट सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के लिए x इक्वल टू 3t है तो t इक्वल टू एक्स बाई 3 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है 4t माइनस 5t स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 4x/3 का स्क्वायर माइनस 5x/3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 4/9 x स्क्वायर माइनस 5/9x। देखिए तो कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर t का वैल्यू क्या पुट करना था x/3, मैंने सही पुट किया है, या स्क्वायर गलत पुट किया है, करेक्शन कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पर सही है सब। तो यहाँ पर 4/9x स्क्वायर नहीं होगा, 4/9x होगा, 9 भी नहीं होगा, स्क्वायर चूंकि हट चुका है ना, तो 4/3। और कोई करेक्शन है तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से, 5/9x स्क्वायर। ये आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आ चुका है। आंसर आपका तीनों पार्ट का कंप्लीट है। एग्जांपल नंबर 6, A particle is moving along y axis with velocity 3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल का मोशन स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वह 3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी नहीं है, और एट t इक्वल टू 0
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस पर फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है। फोर्स दिया हुआ है और पार्टिकल का मास दिया हुआ है। प्रॉब्लम में पढ़िए 5 kg मास दिया हुआ है। 5 kg मास और 10 न्यूटन फोर्स के हेल्प से एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ये आपका है फोर्स बाई मास 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ए एक्स का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपसे पूछा क्या गया है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब पूछा गया है तो डिस्प्लेसमेंट आप लिखेंगे तो दो तरीका आपके पास है। एक तरीका क्या है, एक्स पहले निकालिए फिर वाई निकालिए, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया। दूसरा तरीका है कि एक्स और वाई को हम अलग अलग कैलकुलेट ना भी करें, हम डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में s = ut प्लस हाफ at²। ध्यान देंगे यहाँ पर गलती से भी वेक्टर साइन अगर छूटा तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? इसलिए कि s = ut प्लस हाफ at² बिना वेक्टर साइन का तब लिखते हैं जब 1 डायमेंशन में मोशन होता है। लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशन में मोशन है, u का डायरेक्शन कुछ है, a का डायरेक्शन कुछ है। तो यहाँ पर आगे और लिखेंगे तो क्या होगा, u का वैल्यू देखो तो किधर दिया हुआ है, y एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये 3 वेक्टर j इंटू टी हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन किधर दिया हुआ है, x एक्सिस के अलॉन्ग। तो हाफ इंटू 2 इंटू t² वेक्टर j हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया, 3, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। अच्छा आई और जे लिखने में कुछ गलती हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर तो जे हमने सही लिखा है। ये एक्सेलरेशन किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या होना लिखना चाहिए था, वेक्टर आई। तो अब देखिए ये कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा, t² वेक्टर आई प्लस 3t वेक्टर j। अब यहाँ से t² आई प्लस 3t वेक्टर j जब हमने कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेशन ही करना था ना, टाइम दिया हुआ है तो टाइम का वैल्यू आप पुट कर लें। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 का स्क्वायर वेक्टर आई प्लस 3 इंटू 2 वेक्टर j। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 6j। ये डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद सेकेंड पार्ट वेलोसिटी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अब देखिए वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट को आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, वेलोसिटी को भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे u प्लस at। तो u प्लस at लिखेंगे तो u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 वेक्टर j। a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू 2 हमने कैलकुलेट किया है और x एक्सिस के अलॉन्ग है तो वेक्टर i लिखेंगे। तो v = 2ti प्लस 3j। टाइम का वैल्यू इसके लिए भी 2 सेकंड दिया हुआ है तो 2 सेकंड आप पुट कर लीजिए। तो v = 2 इंटू 2i प्लस 3j। तो v = 4i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 7, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड टू 6i प्लस 5j मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 6i प्लस 5j मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लेना है, 2 सेकेंड। मतलब टाइम इंटरवल 2 सेकेंड दे रखा है, डेल्टा t = 2 सेकेंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कीजिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल।
तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 6i प्लस 5j माइनस 3i प्लस 4j। देख लीजिए, इसमें से इसमें माइनस हमने कर दिया और डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद 6 माइनस 3 इक्वल टू 3i, 5 माइनस 4 3ij डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म 3/2i प्लस 1/2j। आपसे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं? तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला i के बगल में जो है उसका स्क्वायर लिखिए, j के जो बगल में है उसका स्क्वायर लिखिए। दिस वैल्यू इज 9/4 प्लस 1/4 स्क्वायर रूट 10/4 स्क्वायर रूट 10/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से एवरेज एक्सेलरेशन स्क्वायर रूट 10/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? तो आप पढ़े थे कि कोई वेक्टर अगर दिया हुआ है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो आप देखिए तो ये वेक्टर का x कंपोनेंट दिया हुआ है और फिर वेक्टर का y कंपोनेंट दिया हुआ है। तो डायरेक्शन अगर x एक्सिस से अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ay अपॉन ax, y कंपोनेंट y x कंपोनेंट, मतलब 1/2 बाई 3/2, 1/2 3/2। तो tan अल्फा इक्वल टू 1/3, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। यही आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 8, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ईस्ट एट 18 किलोमीटर पर आवर। पार्टिकल ईस्ट के डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। आप ये कंसीडर कर लो, ये ईस्ट का डायरेक्शन है। ईस्ट के डायरेक्शन में वेलोसिटी का वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है। ये सारे स्टूडेंट को पता होगा। 18 किलोमीटर पर आवर को ही कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब यहां से आप देखें, टेक्स लेफ्ट परपेंडिकुलर टर्न। लेफ्ट परपेंडिकुलर टर्न, तो ईस्ट, अगर आप ऐसे ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो आपके लिए लेफ्ट किधर पड़ेगा? ये साइड पड़ेगा, राइट इधर पड़ेगा। तो मान लो कि यहां से इसका टर्निंग इस डायरेक्शन में हो रहा है और कहता है एट सेम स्पीड, स्पीड सेम है, डायरेक्शन बदला है बट ये 5 मीटर पर सेकेंड पहले भी था और अब भी है। टर्निंग में जो टाइम लगा है वह टाइम इंटरवल दिया गया है √2 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने से पहले हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें v1 और v2 पता है। इसको अगर x एक्सिस के अलोंग माने तो ये y एक्सिस के अलोंग है, और इसको आप चाहें तो हम वेक्टर j लिख लें और इसको चाहें तो वेक्टर i। तो सबसे पहली बात, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 करेंगे तो 5j माइनस 5i। तो चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू -5i प्लस 5j। अब टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू -5i प्लस 5j और टाइम इंटरवल का वैल्यू √2। ये एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है, बट हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू आप क्या लिखें? मैग्नीट्यूड वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट 5/√2 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर,
ये 25 25 ये भी रहेगा, नीचे 2 2, तो 25/2 2 टाइम्स हो गया, मतलब स्क्वायर रूट 25 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन का डिस्कशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्शन का डिस्कशन इस तरीके से कर सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो वेक्टर फॉर्म आ रहा है ये माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है और ये प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसको अगर डायग्राम पर आप दिखलाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन को तो नेगेटिव एक्स कंपोनेंट इधर की ओर होगा और पॉजिटिव वाई कंपोनेंट इधर की ओर होगा। 5/√2 जे इधर हो गया और -5/√2i इधर हो गया। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट हो गया और एवरेज एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर की और इधर की ओर होगा। तो ये अगर ईस्ट था तो निश्चित रूप से ये वेस्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ हो जाएगा। तो डायरेक्शन जब आप लिखेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन का आंसर होगा डायरेक्शन इज अलोंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया इन बिटवीन ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट, इसके इन बिटवीन लाइन के अलोंग एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। और अगर एंगल के टर्म में निकालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये और ये कंपोनेंट इक्वल है तो 45 डिग्री होगा। यहाँ से 45 डिग्री होगा, यहाँ से देखेंगे तो 135 डिग्री होगा। वो एंगल लिखने पर डिपेंड करता है। ज्यादातर आंसर इसका इस फॉर्मेट में ज्यादा ही फेमस है। इस प्रॉब्लम का मेथड सेकंड भी काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड से आप लोगों ने सीखा, अब सेकंड मेथड से देखिए। सेकंड मेथड के लिए ये V1 आपका इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, V2 इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ये डायरेक्शन आपका ईस्ट है और ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इधर की ओर वेस्ट। जब चेंज इन वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए -V1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V2 प्लस -V1। अब -V1 प्लस V1 राइट साइड है तो -V1 किधर होगा? लेफ्ट साइड। तो अब इसका नेक्स्ट डायग्राम, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं, V2 इधर की ओर है और -V1 प्लस V1 ईस्ट की ओर है तो -V1 वेस्ट की ओर। तो -V1 और प्लस V2 मिल गया। अब ये देखिए तो दो वेक्टर का एडिशन है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट टेल वाले वेक्टर का इन बिटवीन लाइन होता है, तो ये डेल्टा V हो गया। और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आप लोग पढ़े होंगे, याद है? दो वेक्टर इक्वल भी है और यहाँ पर कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। तो डेल्टा V का वैल्यू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 √50 मतलब 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो 5√2 डिवाइडेड बाय √2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्लियरली दिख रहा है कि ये लाइन नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में